हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप रुक्मणी का रसायन विज्ञान यानी कि प्लेटफॉर्म बुक है ना, उसका आप रसायन विज्ञान का क्लास देखने वाले हो। 9500 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह इस वाले बुक में दिया गया है। बुक का प्राइस 150 रुपीज़ है। टोटल 18 यहाँ पर कहिए कि चैप्टर दिया गया है। आज का जो है चैप्टर नंबर आप फर्स्ट देखने वाले हो। 18 चैप्टर आप लोग जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बुक में दिया गया है। पदार्थ के गुण, वर्गीकरण एवं मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया, परमाणु संरचना। नंबर थर्ड अगर आप देखना चाहें तो क्लास नंबर फर्स्ट है तो देख लीजिए, रासायनिक बंधन है यानी कि केमिकल बॉन्डिंग है। नंबर 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण दिया हुआ है, रेडियो सक्रियता है, अम्ल, क्षारक व लवण वगैरह है। मतलब कहिए कि आप अगर इस 18 टॉपिक को आप देख लेते हो, केमिस्ट्री से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप में से जो भी लोग नए हो आप ध्यान रखिएगा, एबीसी एकेडमी पर यानी कि इस चैनल पर आपको फिजिक्स का है, साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म का ही एनसीईआरटी सार संग्रह 27,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह वाला बुक है, उसका भी क्लास दिया जा चुका है। खान सर का बायोलॉजी का काफ़ी सारा क्लास है, साथ ही साथ पॉलिटी का भी है, ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी है, खान सर का है। ज्ञान बिंदु वाले सर का बायोलॉजी का क्लास यहाँ पे आपको दिया जा चुका है। बिहार दुर्गा के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आप अगर ओवरऑल देखना चाहें, हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पे प्रश्न दिया जा चुका है, यानी कि क्लास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। जो लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पर डे आ रहा है, उसे आप ज़रूर लगाइए। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में आज सामान्य नाम, रासायनिक नाम और सूत्र है। इसका जो PDF है ना, आपको टेलीग्राम पे वैसे दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आज जो आप यह क्लास देख रहे हो इसका आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पे आकर ABC एकेडमी लिख के सर्च करना है। 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप लोग भी ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। मैथ्स वगैरह का भी अगर आपको PDF चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। और यह जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, रासायनिक सूत्र वगैरह, इसे आपको याद कर लेना है, इसीलिए इसका आपको PDF दे दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर याद कर लें। आज के इस क्लास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस वाले बुक में दिया गया है। जैसे में यहाँ पे जल का शुद्धतम रूप क्या है उसके बारे में सारा डिटेल्स जो भी होना चाहिए सब कुछ है। वायु के नमूने में क्या होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री का अभी तक वैसे क्लास यहाँ पर नहीं दिया गया था, अब केमिस्ट्री का भी क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इसे ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए। हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग फील हो, क्योंकि केमिस्ट्री पे पकड़ बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, बट आपको याद करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री से कुछ ज़्यादा ही सवाल आजकल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक देखेंगे और इसके बाद पार्ट नंबर 2 में इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको और भी कुछ कहना हो, बताना हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल का शुद्धतम रूप है, आप अच्छे से जानते हो ना, वर्षा का जल होता है, ऑप्शन भी हो जाएगा। आइए अब इसे समझते हैं। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। देखिए, समुद्री जल का अगर बात करेंगे pH मान 7.5 से 8.4 परास के बीच में रहता है। वर्षा के बूंदों के गोलाकार होने का कारण पूछा जाता है तो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक पूछा जाता है, न्यूटन पर मीटर आपको बताना होता है। ध्यान दें, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। जल का pH मान अगर पूछेगा तो आपको 7 बता देना है। नंबर 2 को देखिए, वायु के नमूने में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर D, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैस होते हैं। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात सामान्यतः 78% होता है नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन, 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन की बात करेंगे 0.93% और कुछ अन्य गैस पाई जाती हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व पूछा जाता है तो आपको जलवाष्प ध्यान रख लेना है। रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। किसे छोड़कर? रेडॉन। रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैस कहाँ पर? वायुमंडल में पाई जाती है। अक्रिय गैस को आप नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। अक्रिय गैस को नोबेल गैस कहा जाता है। इसमें 6
प्राकृतिक अक्रिय गैस आते हैं। हाल ही में एक नई अक्रिय गैस, नाम है आर्गेनेशन, नाम ध्यान रखेंगे, आर्गेनेशन की खोज की गई है, जिससे अक्रिय गैसों की संख्या 7 हो गई है। आर्गेनेशन की परमाणु संख्या 118 है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में देखिएगा यह सवाल पूछा जाएगा। बताइए, एक नई अक्रिय गैस की खोज हुई है और उसका नाम क्या है? आर्गेनेशन बताइएगा। अब अक्रिय गैस की संख्या 7 हो गई, अभी तक आप 6 पढ़ रहे थे, अब 7 हो चुका है। और इसकी अगर परमाणु संख्या पूछ लिया जाए तो 118 बता देंगे। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? सी राइट आंसर। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। देखिए, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः 78% नाइट्रोजन, अभी आपने देखा ना 20% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस इसमें रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। वायु एक कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण बताइएगा। वायु से विभिन्न गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यह क्रायोजेनिक पृथक्करण विधि है। इस विधि का प्रारंभ सबसे पहले कार्ल वान लिंडे के द्वारा किया गया था। नंबर 4 पर आइए। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण की वजह से। समझते हैं, लोहे की वस्तुओं में जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण की वजह से हो जाता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाए, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाए। आपने देखा है, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक। रासायनिक में कोई भी चीज़ अपना पहले वाला जो शेप होता है सब कुछ छोड़ करके दूसरा बन जाता है और फिर वापस अपनी जगह पे नहीं आता है। एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना। ध्यान दें, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। क्या क्रिया है? ऑक्सीकरण की। जंग का सामान्य सूत्र Fe2O3H2O होता है। X में यहाँ पे क्या दिया है? ये अणुओं की संख्या हो जाएगा। जंग लगने के दो प्रमुख कारक हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा नमी की उपस्थिति। दोनों आप ध्यान रखिएगा। लोहे में जंग लगने से इसका वजन जो है, वेट जो है, क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर लोहे में जंग लगेगा ना, यह सवाल बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार कंफ्यूजन होता है। लोहे में जंग लगने से बहुत लोग सोचते हैं कि वेट कम हो जाएगा। जी नहीं, वेट बढ़ जाता है। ज़रूर से ज़रूर इसे आप याद कर ही लीजिए। जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेप लगाया जाता है, जिसे आप गैल्वेनीकरण कहते हो। क्या कहते हो? गैल्वेनीकरण कहिए, या फिर इसे आप जस्तीकरण कहते हैं, या फिर यश तलेपन कहा जाता है। समझ गए इस चीज़ को? आइए नंबर 5 पर। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? ऑक्सीजन को तनु करता है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। देखिए, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व पूछा ना। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है, जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ध्यान रखें, नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में, वायुयान के टायरों में तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थ को जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का यूज आपने देखा, वायुयान के टायर में अब नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है। पहले आप जो भी जानते थे उसे भूल जाइए, याद करिए ही मत, नाइट्रोजन को अब याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा। पौधे में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत पूछा जाता है, यूरिया होता है। पौधे में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत यूरिया है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। यूरिया का सूत्र आप याद कर लें,
NH2CONH2 होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। मानव का जो शरीर है ना, इसमें भी 3% नाइट्रोजन से ये बना हुआ है। नाइट्रोजन प्रोटीन के प्रमुख घटक हैं, जरूर ध्यान रखें। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? यहाँ पे आपको बताना है ए, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से अधिक होता है। लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और इसका सामान्य सूत्र अगर पूछेगा किसका, जंग का सामान्य सूत्र होता है Fe2O3 इंटू H2O होता है। याद जरूर रख लें इसे भी। नंबर 7 कह रहा है परम शून्य ताप क्या होता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपको भी ध्यान रख लेना है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान हो जाएगा। आइए इसे अब देखते हैं। देखिए सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है। ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री को शून्य माना जाता है उसे आप परम ताप पैमाना कहते हैं। इस तापमान पर गैसों का सभी गुणधर्म समाप्त हो जाता है। गैसों का आयतन भी शून्य हो जाता है। परम ताप के लिए कह रहा है T = ओके यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में 559.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। परम शून्य ताप की संकल्पना विलियम थॉमसन जो लॉर्ड केल्विन के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने ही दिया था। ताप का एसआई मात्रक पूछा जाता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी आपने देखा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहिए या फिर जस्तीकरण के नाम से आप जानते हो। विद्युत लेपन निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन। नेक्स्ट था वल्कनीकरण। इसे समझिए। वल्कनीकरण प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित कर कठोर करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। इसके अलावा आपने अभी देखा था ऑप्शन नंबर बी में तापानुशीतक था। धातु कर्म में एक ऊष्मा उपचार है जिसमें क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, तत्पश्चात किसी निश्चित ताप पर बनाए रखते हैं तथा अंत में ठंडा किया जाता है। इससे धातु की तन्यता बढ़ जाती है और कठोरता घट जाती है। रासायनिक रूप से शुष्क हिम जिसे आप ड्राई आइस कहते हो, यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा बी राइट आंसर। रासायनिक रूप से शुष्क हिम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 को 78.5 डिग्री या फिर 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 194.65 केल्विन पर ठोस में बदल दिया जाता है। इसे आप शुष्क बर्फ कहेंगे। शुष्क बर्फ अध्रुवीय अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच अंतर आणविक वंडरवाल बल कार्य करता है। शुष्क बर्फ का घनत्व 1.4 से 1.6 ग्राम तक आपको ध्यान रख लेना है होता है। शुष्क बर्फ का उपयोग फ्रोजेन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। किसका यूज? शुष्क बर्फ का। शुष्क बर्फ के संबंध में सबसे पहले फ्रेंच वैज्ञानिक नाम था थिलोरियर, इन्होंने ही बताया था। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीनीकरण से।
जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन जो है, जिसे आप प्यूरिफिकेशन कहते हो, ये ना क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से होता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिक, औषधि, शाकनाशी और कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से किया जाता है। आसवन को देखिए, मिश्रित द्रव के अवयवों को वाष्पन सक्रियता के अंदर के आधार पर अलग करने की यह एक विधि होती है। यह भौतिक पृथक्करण विधि है। प्रभाजी आसवन से कच्चे तेल से अन्य अवयव प्राप्त करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह। आसवन विधि से वायु से घटक गैस प्राप्त होते हैं। इसी विधि से किण्वित उत्पादों से शराब जो होता है ये प्राप्त करते हैं। क्लोरीनीकरण, अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना होता है। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीनीकरण कहलाता है। जल क्लोरीकरण विधि में क्लोरीन के यौगिक अशुद्ध जल में जोड़ते हैं, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हो गया। इस विधि द्वारा जल जनित रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीवाणु, कीटाणु, विषाणु को मारा जा सकता है। इससे जल जनित रोग जैसे डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, इन सब के होने की संभावना कम की जा सकती है। जल में जब क्लोरीन जोड़ा जाता है तो हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का निर्माण होता है, जो माइक्रोवेव्स के लिए क्या होता है, विषैला होता है। स्विमिंग पूल, कुआं, झरना इत्यादि में क्लोरीन डालकर शुद्ध करने की प्रक्रिया शॉक क्लोरीकरण कहा जाता है। सवाल यहाँ से बन सकता है ना, जैसे स्विमिंग पूल है, कुआं है, झरना है, इन सब में अगर क्लोरीन डालेंगे तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? तो इसे कहेंगे शॉक करके है क्लोरीकरण। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाते हैं। देखिए कह रहे उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस का नाम है एथिलीन। एथिलीन को समझिए। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस एथिलीन में बदल जाने वाली गैस है। एथिलीन का आविष्कार बेचर ने किया था। इसका अणुसूत्र C2H4 होता है। इससे पॉलीथीन, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन ऑक्साइड और मस्टर्ड गैस का निर्माण कहीं की किया जाता है। प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाली गैसीय पादप हार्मोन है। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाई जाती है, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। क्लोरीन किस अवस्था में रहता है? ठोस वाले में, द्रव वाले में, गैस वाले में? तो आपको बताना है गैस वाले में। नेक्स्ट यहाँ पे समझिए, क्लोरीन के ही बारे में कह रहा है। यह ना दम घोटू और विषैली गैस होती है। यह ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा पेयजल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ध्यान रखें। एसिटिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फल पकाने में किया जाता है। किसका यूज? एसिटिलीन का यूज करते हैं कृत्रिम रूप से यानी प्राकृतिक रूप से फल पकाने के लिए। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, देखिए सी आपको याद रखना है, मोटर कार में पेट्रोल का दहन। समझिए, रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें मोटर कारों में पेट्रोल का दहन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग, रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। अभी आपने देखा था पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। इसमें 70 डिग्री पर पेट्रोल, 170 पर केरोसिन, 270 पर डीजल प्राप्त होता है। यह क्वथनांक के आधार पर घटकों का पृथक्करण करता है। 10% इथाइल अल्कोहल और 90% पेट्रोल के मिश्रण को आप गैसोहोल कहते हैं। सवाल पूछा गया है गैसोहोल किसे कहा जाता है? 10% इथाइल अल्कोहल, 90% पेट्रोल के मिश्रण को गैसोहोल कहते हैं। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है?
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आसवन विधि द्वारा। ये समझते हैं। महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तब वह वाष्प में परिवर्तित होता है, और जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तब यह पुनः जल में परिवर्तित होता है। इसी प्रक्रिया को आप आसवन कहते हैं। प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल वगैरह प्राप्त होता है। नंबर 15 है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी टिक करिएगा, प्रभाजी आसवन के द्वारा। अभी आपने देखा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। गैसोलीन को सामान्य भाषा में आप पेट्रोल भी कहते हो। यह C4 C12 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। स्पार्क ज्वलन इंजन के रूप में नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा गैसोलीन का ज्वलन डिफ्लेग्रेशन कहलाता है। गैसोलीन की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। गैसोलीन की गुणवत्ता जो है ना, ऑक्टेन संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है, ज़रूर याद रखिएगा। ऑक्टेन रेटिंग का मापन 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन तथा एन-कैरेक्टरपेंटेन के अपेक्षित मिश्रण के आधार पर किया जाता है। नंबर 16, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे 373 होता है। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है इसका नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 डिग्री आपको ध्यान रखना है। आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 होता है। क्वथनांक जिसे आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हो, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है उसे ही आप क्वथनांक कहते हैं। जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, याद रख लीजिएगा। जल का क्वथनांक अगर इस तरह से CKFRN में पूछेगा तो आपको यहाँ पे याद रख लेना है इस डेटा को। जल का हिमांक याद रखें। देखिए, जल में अशुद्धि मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जल में अशुद्धि मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, बढ़ता है, घटता है, चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आपको बढ़ जाता है, ज़रूर याद रखना है। दाब बढ़ाने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री हो जाता है, याद रखें। केल्विन पैमाने पर के लिखते हैं। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त ताप पर, ताप में कह रहा है डिग्री नहीं लिखा जाता है, ठीक है। पारा तापमापी लगभग -39 से लेकर के 357 डिग्री तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पारा तापमापी, ठीक है। सूर्य के तापमान लगभग 6000 डिग्री है, याद रखिएगा। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से दूर स्थित वस्तु के माप को मापा जाता है, ठीक है। नंबर 17 बताइए, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। बारूद जो है ना, वो किसका मिश्रण है बताएं। तो यहाँ पे देखिए, नंबर सी आपको ठीक करना है। समझते हैं, बारूद नाइटर, सल्फर व काठ कोयला, जिसे आप चारकोल कहते हो, इसका मिश्रण होता है। सामान्य बारूद का निर्माण रोजर बैंकन ने 1242 में किया था। सामान्य बारूद का निर्माण रोजर बैंकन ने 1242 में किया था। यह हल्का विस्फोटक होता है। यह पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का, इसमें से पोटेशियम हो गया आपका 15, चारकोल 3 और सल्फर 2 अनुपात में रहता है। TNT को यहाँ पे ट्राई नाइट्रोटोलुइन कहते हैं। यह एक प्रभावी विस्फोटक है। इसका रासायनिक सूत्र C6H2NO2 हो जाएगा और CH3 आपको याद रखना है। इसका निर्माण सबसे पहले जूलियस व्हील ब्रांड ने किया था। RDX भी एक प्रबल विस्फोटक है। यह नाइट्रा एमाइड है। इसका सूत्र O2NNCH2 है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। इसका प्रयोग दूसरा वाला विश्व युद्ध में दोनों ओर से किया गया था। RDX में
तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। आरडीएक्स जो है ना, विस्फोटक की ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सवाल को फिर से समझिए। कह रहा है किसी ठोस वस्तु को गर्म करेंगे, उसका सीधे गैस के रूप में परिवर्तित हो जाने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस रूप में आ जाते हैं, इसे ही आप ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन और फेरोसिन ये सभी आते हैं। कपूर को आसानी से शोधन करने का प्रक्रम ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम द्वारा कपूर का आसानी से शोधन किया जाता है। अभी आपने देखा क्रिस्टल विधि में अणु या परमाणु ठोस के रूप में आ जाते हैं तथा एक निश्चित जालक संरचना में ये क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? लोहा आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा क्या होता है धातु को। सोना को आप AU के नाम से जानते हैं और हम कहते हो। देखिए चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक होता है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप से थोड़ा ऊपर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह हथेली में लेने पर पिघल जाता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम तथा हल्की धातु क्या होती है? लिथियम होती है। सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम। और हल्की धातु क्या है? लिथियम है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा। पारद धातु यानी पारा का अन्य धातु के साथ मिश्रण को अमलगम कहते हैं। FeCONI एवं W यानी कि टंगस्टन अमलगम का निर्माण नहीं करता है। Hg यानी कि मरकरी को लोहे के बर्तन में रखा जाता है, याद रखें। कुछ प्रमुख अमलगम एवं उसके उपयोग। जिंक अमलगम बैटरी में यूज करते हैं। टीन अमलगम का दर्पण पर कोटिंग करने में यूज करते हैं। सिल्वर अमलगम दांत भरने में करते हैं, याद रखिएगा इसे। आइए कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट है इसका, इसे भी समझते हैं। क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के तत्व हैं। जैसे BeMgCa, SrBa, Ra ये सभी मुख्यतः मिट्टी में पाए जाते हैं। संक्रमण धातु ये D ब्लॉक के तत्व हैं। ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सिक्का धातु इनके सिक्के बनाए जाते हैं। ये वर्ग 11 या IB वर्ग के तत्व हैं। जैसे में आप इसे याद कर लीजिए। उभयधर्मी धातु में ये सारे आते हैं और अधातु SI होता है। क्षारीय धातु किसे कहा जाता है? सोडियम है, पोटेशियम है, इन सबको कहा जाता है। मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शोधन कहलाता है। शोधन क्रिया द्वारा मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग किया जाता है। शोधन क्रिया द्वारा मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप से अलग किया जाता है। वह पदार्थ जो
दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधि द्वारा प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा, बालू, कंकड़, पत्थर, पानी और तेल होते हैं। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांगी मिश्रण का निर्माण होता है, जैसे वायु हो गया, मिश्र धातु। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म जो है ये समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, दूध व पानी का विलयन वगैरह। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है, द्विअंगी हो जाएगा, बाइनरी। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है वह द्विअंगी यानी कि बाइनरी कहलाता है। यौगिक कंपाउंड को समझिए। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। एग्जाम्पल में H2O, NaCl, MgO, KOH, Ca, CO3 वगैरह होते हैं। यौगिक में उनके अवयवी तत्वों के गुण विद्यमान नहीं रहते हैं। यौगिक का क्वथनांक तथा द्रवनांक निश्चित होता है। यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं परंतु अपरूपता नहीं। वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों जैसा आचरण करता है ये उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, याद रखें। इसका सूत्र आप याद रख लीजिएगा, CH3, CHO3 आपको ध्यान रखना है। बाइकार्बोनेट शब्द सबसे पहले विलियम वॉलेस्टन ने दिया था। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? जैविक रसायन है। देखिए, जैविक तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन कहते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अंतर समझते चलिएगा। कार्बन के यौगिकों तथा कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को छोड़कर अन्य रासायनिक यौगिकों के अध्ययन अकार्बनिक रसायन ही कहलाता है। भौतिक रसायन में पदार्थों की संरचना एवं पदार्थों के रूप में एक दूसरे रूप में परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। रसोचिकित्सा चिकित्सा का संबंध रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन से है। देखिए, रसोचिकित्सा चिकित्सा का संबंध रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन से है, जैसे जिंक ऑक्साइड, सल्फर आयोडीन वगैरह। जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में किया जाता है। सल्फर का उपयोग चर्म रोग की दवाई में, आयोडीन का अल्कोहल से मिश्रण टिंचर के रूप में एंटीसेप्टिक में होता है। सल्फर का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। निक्षालन प्रक्रम में शामिल है। घुलनशील यौगिक को घोलना हो जाएगा। देखिए, घुलनशील यौगिकों को घोलना निक्षालन प्रक्रम में शामिल होता है। कपड़े पर लगे गाढ़े रंगों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नंबर 27, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे सी राइट आंसर त्रिक बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। वह तापमान जहाँ जल की तीनों अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल तथा वाष्प पाए जाते हैं, जल का त्रिक बिंदु है। ये सभी जल का त्रिक बिंदु पूछा जाता है 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री पर होता है, ध्यान रखें। जल का त्रिक बिंदु सबसे पहले जेम्स थॉमसन के द्वारा दिया गया था। कुछ प्रमुख पदार्थों के त्रिक बिंदु हैं, इसे चाहें तो आप याद कर लें। हिमांक को समझिए। निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहा जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाता है। इसका और भी कुछ पॉइंट है, समझिए। द्रवनांक या गलनांक निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिणत होता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ को
मीटिंग पॉइंट 0 डिग्री, बर्फ़ का जो मीटिंग पॉइंट है ये 0 डिग्री है। यह प्रक्रिया गलन कहलाता है। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बराबर होता है। अशुद्धि को मिलाने से गलनांक घट जाता है। सवाल बनकर आता है, आराम से बताइएगा। अशुद्धि मिलाने से गलनांक बढ़ता है या घटता है? तो गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने से क्वथनांक पूछा जाता है, क्या होता है? आपको बताना है, बढ़ जाता है। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। सी राइट आंसर है। किसी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को निर्जलीकरण कहते हैं। ऑक्सीडेशन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है या हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, ये क्या होता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में संयोजकता में वृद्धि तथा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। रिडक्शन जिसे आप अवकरण या अपचयन कहते हैं। अवकरण वैसी क्रिया है जिसमें हाइड्रोजन से संयोग होता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में संयोजकता में कमी तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। वाष्पीकरण को समझिए। द्रव को निश्चित ताप पर गर्म करने पर वह वाष्प में बदलता है, तब ऐसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल से बादल का बनना, स्पीड का उड़ जाना। निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा ना, डी ग्रेफाइट राइट आंसर। देखिए, ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, यह कार्बन का रवादार अपरूप होता है। इसमें चमक पाई जाती है। यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन डी पर ध्यान रखिएगा। यह प्लम्बेगो या काला शीशा भी कहलाता है। यह प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन इसे प्रयोगशाला में एचेसन ने एंथ्रासाइट कोयला को बालू से गर्म करके निर्मित किया था। ध्यान रखें, तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल कहलाता है। टीन एवं शीशा का मिश्रण टका कहलाता है। शीशा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। लोहा एवं कार्बन का मिश्रण क्या है? स्टील है। स्टील का निर्माण बेसेमर विधि के द्वारा किया जाता है। कांच अतिशीतित द्रव है। यह सोडियम कैल्शियम सिलिकेट है। इसका सूत्र Na2CaO6SiO2 होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ का नाम सोडियम क्लोराइड है। तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। NaCl को मिलाने से तापमान -21 डिग्री तक हो जाता है, जिसके कारण कुल्फी क्या होता है? जम जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। इसका उपयोग कागज उद्योग तथा गिलास निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम का प्रयोग धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है। MgSO4 7H2O यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। इसका उपयोग कृषि में बियर निर्माण में किया जाता है, जैसा कि आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? आप जानते हो, द्रव कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। अगर आपको कुछ और कहना हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और भी क्लास देखना हो आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिए।